अमाउंट ऑफ हीट का रेडिएशन जो है ये Q डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सरफेस एरिया ऑफ द बॉडी था। और दूसरी चीज क्या बताया था कि कोई भी सब्सटेंस जितना देर तक हीट इमिट करेगा उतना अधिक इमिशन होगा, जितना देर तक हीट एब्जॉर्ब करेगा एब्जॉर्प्शन भी क्या होगा उतना अधिक होगा। इसका मतलब कि जो अमाउंट ऑफ हीट एब्जॉर्ब्ड या इमिट है ये क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T है। और अगर इस दोनों को हम मिला देंगे भाई तो क्या हो जाएगा, Q इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू AT। यहां से मैंने प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट को हटा करके इक्वल टू में बदला था तो एक कांस्टेंट E आया था और Q इक्वल टू EAT मैंने लिखा था। क्या आप इस Q को हीट एब्जॉर्ब्ड भी कह सकते हैं या हीट इमिट भी कह सकते हैं। बात समझ में आ रहा है कि जिसका सरफेस एरिया ज्यादा रहेगा वो एब्जॉर्ब भी अधिक करेगा। ब्लैक सीट है बहुत बड़ा, एब्जॉर्प्शन अधिक करेगा। ब्लैक सीट है छोटा सा, एब्जॉर्ब क्या करेगा, कम करेगा। लाइटेड सीट है, मिरर है बड़ा सा, रिफ्लेक्शन भी अधिक होगी, इमिशन भी क्या होगी, अधिक होगी। और छोटा सा है तो इमिशन भी क्या होगा, कम होगा। तो इसको हम लोग इमिसिव पावर का मतलब केवल इमिशन नहीं समझेंगे, इमिशन और एब्जॉर्प्शन। बात समझ में आ रहा है कि जितना हीट इमिट करेगा या एब्जॉर्ब करेगा ये सरफेस एरिया के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और टाइम के भी क्या, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। और इसी कांस्टेंट को जो है सो हम लोगों ने क्या बोला था, इमिसिव पावर बोला था। और फाइनली इमिसिव पावर को जो हम लोगों ने लिखा था वो कितना, Q अपॉन AT, मतलब इट इज अमाउंट ऑफ हीट रेडिएट और इमिट, ठीक ना, अमाउंट ऑफ हीट इमिटेड और एब्जॉर्ब्ड पर यूनिट सरफेस एरिया पर यूनिट टाइम। बातें समझ में आ रही है कि नहीं। इसका यूनिट हम लोगों ने लिखा था तो इसका यूनिट क्या लिखा था, ऊपर हीट तो जूल, एरिया मीटर स्क्वायर और टाइम क्या, सेकेंड। जूल पर सेकेंड को हम लोगों ने क्या लिखा था, वाट लिखा था और नीचे एरिया को क्या, मीटर स्क्वायर। इतनी बातें समझ में आई थी। फिर मैं क्या बोला था भाई कि इस इमिसिव पावर का जो वैल्यू है वो दो फैक्टर पर डिपेंड करता है, जिसमें पहला फैक्टर मैंने आपको क्या बोला था कि नेचर ऑफ मटेरियल पे, कि कौन सा मटेरियल कितना ज्यादा हीट को एब्जॉर्ब करेगा या रिफ्लेक्ट करेगा, ये नेचर पे डिपेंड करेगा। मान लो क्या कि एक ही सब्सटेंस आइडेंटिकल मटेरियल है और एक पॉलिश्ड सरफेस है और एक रफ सरफेस है, कोयला का एक स्फीयर लिए, एक को पॉलिश कर दिए और एक कैसा रहा, नॉर्मल एब्जॉर्ब रहा। तो जो पॉलिश्ड रहेगा वो अधिक हीट को क्या करेगा, रिफ्लेक्ट कर देगा, और जो रफ सरफेस रहेगा वो क्या करेगा, अधिक को एब्जॉर्ब करेगा। तो नेचर बदलेगा तो क्या होगा कि एब्जॉर्प्शन और इमिशन की कैपेसिटी क्या हो जाएगी, बदल जाएगी। और दूसरी बात मैंने आपको क्या बोला था, कि ये डिपेंड करता है किस पे, तो वेव लेंथ पे। इस वेव लेंथ वाली कॉन्सेप्ट को मैं आपको समझाने के लिए मैं क्या बोला था कि भाई साहब जब हम लोग जानते हैं कि टेम्परेचर अधिक होगा तो इमिशन अधिक होगा, टेम्परेचर कम होगा तो इमिशन भी क्या होगा, कम। अब ये मान लो कि लोहे की कोई चीज है, कम टेम्परेचर पे है तो कैसा दिखेगा, ग्रे कलर दिखेगा, ब्लैक कलर दिखेगा, जो भी इसका कलर होगा। इसको गर्म करते जाए, गर्म करते जाए, गर्म करते जाए, तो गर्म कर रहे हैं तो इसको हम हीट एनर्जी पूरा का पूरा दे रहे हैं, हर वेवलेंथ का रेडिएशन इसको मिल रहा है, कि किसी भी सोर्स से एक पार्टिकुलर वेवलेंथ नहीं निकलती, डिफरेंट डिफरेंट वेवलेंथ निकलती है। सन का बात करिए, स्टार का बात करिए तो सन से क्या, अल्ट्रावायलेट रे, इंफ्रारेड, जो विजिबल कलर है, विबजियोर, सबका अलग अलग वेवलेंथ है। तो सोर्स से अलग अलग वेवलेंथ की लाइट इसको मिल रही है, सारी लाइटें इसको मिल रही है, लेकिन गर्म होने के बाद ये कैसा दिखता है, लाल। इसका मतलब क्या कि ये एक पार्टिकुलर वेवलेंथ का लाइट क्या कर रहा है, अपने से इमिट कर रहा है। बात समझ में आ रही है कि नहीं। तो वेवलेंथ पर भी कहीं ना कहीं इमिशन डिपेंड करता है। यही कारण मैं आपको क्या बताया था कि जितना भी डेंजर बोर्ड होता है, जितना भी साइन बोर्ड होता है, ये सारी चीजें कैसे कलर में बनाई जाती है, रेड कलर में। क्योंकि रेड कलर का विजिबल लाइट्स में सबसे अधिक वेवलेंथ है, जितने भी विजिबल लाइट्स हैं विबजियोर, इसमें सबसे अधिक वेवलेंथ किसका है, रेड कलर का। रेड कलर का इमिशन क्या है, सबसे अधिक है, हायर टेम्परेचर पे भी लोअर टेम्परेचर। अब क्या है भाई कि जब रेड कलर सबसे अधिक इमिट होगा तो कैसा भी सिचुएशन रहे, रेड कलर क्या होगा, आपको दूर से ही दिख जाएगा, क्योंकि उसका इमिशन सबसे अधिक है। तुम ऐसे सोचो कि वेवलेंथ का मतलब क्या, स्पीड से आप लिंक कीजिए इस चीज, जिसका वेवलेंथ कम होगा उसका स्पीड भी कम, और जिसकी वेवलेंथ अधिक होगी उसकी स्पीड भी क्या, अधिक। ऐसे सोचिए कि मान लो कि एक वेव है जो ऐसे चल रहा है इस तरीके से, एक साइकिल कंप्लीट किया,
एक साइकिल कंप्लीट करने में इसको टाइम कितना लगता है, एक टाइम पीरियड के बराबर में, जिसको टी बोलते हैं। अब ये यहां से यहां तक जो डिस्टेंस है, इसी डिस्टेंस को हम लोग क्या बोलते हैं, वेवलेंथ λ1। बात समझ में आ रही है कि नहीं? आप दूसरे को देखिए कि अगर इसका स्पीड आप v1 लिखिएगा तो कितना लिखिएगा, डिस्टेंस ट्रेवल्ड अपॉन टाइम टेकन। डिस्टेंस इस वेव ने कितना ट्रेवल किया है, λ1 का, इसको टाइम कितना लगा है, t का, तो स्पीड कितना लिखेंगे, λ1/t। एक दूसरा वेव है जो ऐसे चल रहा है एकदम, ये छोटा सा वेवलेंथ है λ2, इसको भी एक ऑसिलेशन कंप्लीट करने में कितना टाइम लगेगा, t टाइम। अब देखो कि अगर इसका स्पीड हम लोग v2 लिखेंगे तो v2 इक्वल टू कितना होगा, λ2 अपॉन, अब अगर λ1 ज्यादा है इसका मतलब v1 भी क्या होगा, λ2 कम है इसका मतलब v2 भी क्या होगा। तो स्पीड ऑफ लाइट कहीं ना कहीं वेवलेंथ से डिपेंडेंट है, जिसका वेवलेंथ अधिक उसका स्पीड भी क्या, और जिसका वेवलेंथ कम उसका स्पीड भी क्या। कभी ऐसे सोचिए कि हम लोग हाथ में क्या करें कि कुछ बालू का पार्टिकल ले लें, कुछ बालू, एक मुट्ठी बालू ले लें हाथ में, हर को हम लोग मान लें कि डिफरेंट डिफरेंट मास का है। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम क्या कहता है कि मोमेंटम जो है सो मास इनटू वेलोसिटी के बराबर। अब अगर मैं पूरे सिस्टम बालू को पकड़ा हूं, हर पार्टिकल को, तो हर पार्टिकल एक सिस्टम है, सबका मोमेंटम कैसा होगा, एक जैसा। अब हम पूरा पार्टिकल को क्या करें, ऐसे हाथ से फेंके, अब फेंकेंगे तो इसको इमेजिन करना जरा सा वेव के जैसे, होगा क्या, कुछ पार्टिकल एट इंस्टेंट नीचे गिर जाएंगे, कुछ पार्टिकल धूल के जैसे बहुत दूर तक उड़ के जाएगा। तो दूर तक उड़ के जाने वाला जो पार्टिकल होता है वो हल्की पार्टिकल्स होती है, हल्के पार्टिकल का मास कम होगा तो वेलोसिटी क्या होगा, ज्यादा होगा, तब जाकर के मोमेंटम कांस्टेंट रहेगा। जिसका मास अधिक होगा उसका वेलोसिटी क्या होगा, कम होगा, तो वो जल्दी गिर जाएगा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? मतलब जो हाई स्पीड से पार्टिकल जाएगा वो हाई डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, और जो लो स्पीड से पार्टिकल जाएगा वो लो डिस्टेंस ट्रेवल करेगा। इसका मतलब क्या कि जिसका वेवलेंथ अधिक है उसका स्पीड अधिक होगा और वो ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल करेगा। जिसका वेवलेंथ कम है वो डिस्टेंस भी कम ट्रेवल करेगा। बात समझ में आ रही है? अब देखिए सन का बात करते हैं, तो सनराइज और सनसेट के टाइम पे हमको सन कैसा कलर में दिखता है, रेड कलर में दिखता है, रेडिश दिखता है। कारण क्या है, क्या सन केवल रेड कलर के वेवलेंथ के लाइट को ही इमिट कर रहा है उस समय में? नहीं, सन हर कलर के लाइट को इमिट कर रहा है। लेकिन है क्या कि सनसेट और सनराइज के समय में सन हमसे बहुत ज्यादा दूर है, तो उससे इमिट तो सारा लाइट हो रहा है, सारे कलर के लाइट इमिट हो रहे हैं, लेकिन हम तक वही लाइट केवल पहुंच पा रहा है जो हाई स्पीड से आ रहा है, बाकी लाइटें रास्ते में ही खत्म हो जा रही है। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रही है? तो किसका सबसे अधिक इंटेंसिटी है भाई, रेड कलर का। रेड कलर हम तक क्या होगा, पहुंचेगा तो हमको सन कैसा दिखेगा, रेडिश दिखेगा। लेकिन जब यही सन चलते 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 हमारे सर के ऊपर आ जाती है तो अब क्या है कि डिस्टेंस मिनिमाइज हो जाता है। तो डिस्टेंस मिनिमाइज हो गया तो सन सारा लाइट रे इमिट कर रहा है और सारा का सारा लाइट रे हम तक पहुंच भी रहा है। तो विबजियोर का पैटर्न का कॉम्बिनेशन हमको कैसा दिखता है, व्हाइट लाइट दिखता है। जबकि वही सन, वही रेडिएशन, केवल क्या बदला, डिस्टेंस बदला। तो जब नजदीकी मामला था तो सारा का सारा जितना भी लाइट रे सन से इमिट किया गया वो सारा हम तक पहुंचा, तो हमको कॉम्बिनेशन दिखा कैसा, व्हाइट कलर का कॉम्बिनेशन। लेकिन जब सन बहुत डिस्टेंट था उस समय में क्या वो ठंडा था, कम इमिशन कर रहा था, उस समय में भी उतना ही इमिशन कर रहा था। लेकिन हुआ क्या, हम तक जो इमिशन पहुंचा वो हाइयर वेवलेंथ वाला होगा, हाई स्पीड वाला हम तक पहुंचा होगा। और हाई स्पीड के कारण ही हमको सन कैसा दिख रहा है, रेड दिख रहा है। क्यों कि हाइयर वेवलेंथ की लाइट हम तक पहुंच पा रही है, बाकी की सारी क्या हो रही है, रास्ते में ही खत्म हो जा रही है। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? अब देखो कि जो चीजें हम लोग ऑप्टिक्स में पढ़े थे उन चीजों को यहाँ हम लोग हीट एंड थर्मोडायनामिक्स से रिलेट करके जान रहे हैं, रेडिएशन के फॉर्म में, वेव के फॉर्म। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? हम लोग 10th क्लास में फिजिक्स में लाइट में पढ़ते थे कि नहीं, कि वाई स्काई लुक्स लाइक ब्लू एट द टाइम ऑफ सनराइज एंड सनसेट, सन इज लुकिंग रेडिश, है कि नहीं? ये सब चीज पढ़ते थे ना। अब इसी चीज को हम लोग कैसे एक्सप्लेन कर रहे हैं, हीट थ्योरी से एक्सप्लेन कर रहे हैं। तो ये चीज था क्या, आपका इमिसिव पावर। बात समझ में आ रहा है? अब देखो कि दुनिया में कोई भी ऐसा पार्टिकल है जिस पर मैं 100% हीट डालूं और वो 100% को क्या करे, रिफ्लेक्ट कर दे? ऐसा कोई पार्टिकल नहीं है दुनिया में। कोई ऐसा पार्टिकल भी नहीं है जिस पर मैं 100% लाइट डालूं और वो 100% को क्या करे, एब्जॉर्ब कर ले। मतलब अगर एक जनरल हम किसी पार्टिकल का बात करें तो उस पर जो लाइट रे आएगी
तो कुछ को ये क्या करेगा, एब्जॉर्ब करेगा, और कुछ को क्या करेगा, इमिट करेगा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? तो देखिएगा कि जैसे हम लोग इमिसिव पावर पढ़े थे, वैसे ही आपके लिए एक टर्म आ रहा है क्या, जिसका नाम है एब्जॉर्प्टिव पावर। जिसका नाम है क्या, एब्जॉर्प्टिव पावर। और इस एब्जॉर्प्टिव पावर को हम लोग दिखाएंगे स्मॉल ए से। बात समझ में आ रहा है? अब देखो कि ये एब्जॉर्प्टिव पावर है क्या। तो मान लीजिए क्या कि किसी भी सब्सटेंस पर, एक ये सब्सटेंस है, और इस सब्सटेंस पर मान लीजिए कि 10 लाइट रेज, 10 रेडिएशन जो है सो क्या हो रहा है, इस पर इंसिडेंट हो रहा है। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? इस पर क्या हो रहा है कि 10 लाइट रेज जो है सो 10 रेज जो है सो उस पर क्या हुआ, इंसिडेंट हुआ। अब ये क्या करेगा, कुछ लाइट रेज को एब्जॉर्ब कर लेगा और कुछ को क्या करेगा, इमिट कर लेगा। तो ऐसा एक्सपेरिमेंटली सोचिए क्या कि अगर किसी सब्सटेंस पर मान लो कि 10 रेज इंसिडेंट हुआ और इससे रिफ्लेक्ट किया केवल 6 रेज, इस पर से क्या किया, रिफ्लेक्ट किया, 6 रेज ओनली क्या किया, इस पर से रिफ्लेक्ट किया। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? इसका मतलब इसने एब्जॉर्ब कितने का किया, इसका मतलब इसने एब्जॉर्ब किया कितने को, एब्जॉर्ब किया इसने कितने को, 4 लाइट रेज। कितने में से, 10 में से 4 को क्या किया गया, एब्जॉर्ब कर लिया गया। तो यही जो फ्रैक्शनल पार्ट है ना, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, एब्जॉर्प्टिव पावर। बात समझ में आ रहा है? तो क्या लिखेंगे कि अमाउंट ऑफ हीट एब्जॉर्ब्ड, जितना इसने एब्जॉर्ब कर लिया, बाय टोटल नंबर ऑफ हीट इंसिडेंट। ठीक ना, कि इस सरफेस पर जितना हीट इंसिडेंट हुआ और जितना हीट एब्जॉर्ब हुआ, तो अगर एब्जॉर्ब्ड हीट को ऊपर रख लेंगे और इंसिडेंट हीट को हम लोग नीचे रख लेंगे, तो इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, एब्जॉर्प्टिव पावर बोलेंगे। और इसको अगर आपको डिफाइन करना है तो एब्जॉर्प्टिव पावर को आप सिंगल लैंग्वेज में क्या लिखेंगे कि इट इज डिफाइंड एज द, it is defined as the fractional amount of, it is defined as the fractional amount of heat radiation, heat radiation, heat radiation absorbed, कि कितना हीट रेडिएशन एब्जॉर्ब किया गया एट एनी टेम्परेचर, किसी भी टेम्परेचर पर, किसी भी टेम्परेचर पर क्या किया गया भाई, कि कितना अमाउंट में हीट रेडिएशन एब्जॉर्ब किया गया विथ रिस्पेक्ट टू, विथ रिस्पेक्ट टू, विथ रिस्पेक्ट टू नंबर ऑफ हीट रेडिएशन इंसिडेंट, हीट रेडिएशन इंसिडेंट, कि जितनी लाइट रे इंसिडेंट हुई उसके रिस्पेक्ट में कितना को इसने एब्जॉर्ब कर लिया, इसी फ्रैक्शनल वैल्यू को हम लोग क्या बोलेंगे, एब्जॉर्प्टिव पावर बोले। बात समझ में आ रही है? तो आप देखिए कि अगर हमको एब्जॉर्प्टिव पावर लिखना है, अगर हमको एब्जॉर्प्टिव पावर लिखना है, तो अगर बात करें एब्जॉर्प्टिव पावर का, तो एब्जॉर्प्टिव पावर इक्वल टू क्या लिखेंगे कि अमाउंट ऑफ हीट, अमाउंट ऑफ हीट एब्जॉर्ब्ड, कि कितने हीट को इसने क्या किया, एब्जॉर्ब्ड किया, बाय अमाउंट ऑफ हीट क्या लिखेंगे, बाय अमाउंट ऑफ हीट इंसिडेंट, कि कितनी हीट इंसिडेंट हुई और इसके रिस्पेक्ट में कितने हीट को क्या किया गया, एब्जॉर्ब किया गया। इसी रेशियो को हम लोग क्या बोलेंगे, एब्जॉर्प्टिव पावर बोलेंगे। बात समझ में आ रहा है? अब जरा सा ध्यान देने वाली बात है ये, जरा सा ध्यान देने वाली बातें हैं ये कि एब्जॉर्प्टिव पावर को हम लोग ए से डिनोट करते हैं। तो एब्जॉर्प्टिव पावर को अगर लिखना पड़े तो ए इक्वल टू क्या लिखेंगे, अच्छा ये हीट को मैं ऐसे लिख दिया हूं, इस हीट को हम लोग कंसीडर करेंगे कैसे, इस हीट को हम लोग रेडिएशन के रूप में पढ़ रहे हैं, ये बात ध्यान देना है। बात तो समझ में आ रही है? कितना वेव इंसिडेंट हुआ, कितना वेव रिफ्लेक्ट हुआ, तो पता चल जाएगा कि एब्जॉर्ब कितना किया गया। बात समझ में आ रही कि नहीं? अब एब्जॉर्ब जितना किया गया, इंसिडेंट जितना था, इस दोनों का रेशियो ले लेंगे तो हमको क्या मिल जाएगा, एब्जॉर्प्टिव पावर मिल जाएगा। इस एब्जॉर्प्टिव पावर को भी हम लोग यही चीज लिखेंगे क्या, कि अमाउंट ऑफ हीट एब्जॉर्ब्ड अपॉन अमाउंट ऑफ हीट क्या, रेडिएटेड, इंसिडेंट। बातें समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? अब जब इतनी बातें आपको समझ में आ गई है तो आप इस चीज को जरा सा गौर से देखिएगा। कोई आदमी पूछे कि जैसे इमिसिव पावर का हम लोग यूनिट लिखते थे वाट पर मीटर स्क्वायर, यहाँ पर अगर एब्जॉर्प्टिव पावर का आपसे यूनिट पूछा जाए तो हीट एब्जॉर्ब्ड ऊपर है जूल में, हीट इंसिडेंट नीचे है, ये भी किसमें, जूल में।
दोनों एक जैसी क्वांटिटी है, एक जैसी क्वांटिटी है, यूनिट खत्म। इसका मतलब एब्जॉर्प्टिव पावर यूनिट लेस और डायमेंशन लेस क्वांटिटी है। आप याद करिए कि जिस समय में मैं आपको पढ़ा रहा था यूनिट डायमेंशन मेजरमेंट, उस समय में मैं आपको एक रेशियो करके टर्म पढ़ाया था कि अगर दो फिजिकल क्वांटिटी जिसका यूनिट सेम हो, उस दोनों का जब हम लोग रेशियो लेते हैं तो उसे क्या बोलते हैं, रेशियो। और रेशियो जितने भी हैं वो सारे के सारे यूनिट लेस होते हैं, वो सारे के सारे क्या होते हैं, डायमेंशन लेस होते हैं। दो एक्सेप्शन भी आपको मैंने बताया था उसमें, प्लेन एंगल और सॉलिड एंगल का। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? तो यहां पर देखो कि वहां पर मैं तुमको 10th क्लास की चीजों से मैंने रिलेट करके बताया था क्या, मैग्निफिकेशन, मैग्निफिकेशन ऑफ इमेज क्या लिखते थे, हाइट ऑफ इमेज बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, ऐसे लिखते थे। तो हाइट ऑफ इमेज बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, हाइट ऑफ इमेज भी मीटर में, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट भी किसमें, कट जाएगा। आपको मैं रिलेटिव डेंसिटी पढ़ाया था कि डेंसिटी ऑफ एनी मटेरियल बाय डेंसिटी ऑफ वाटर एट 4 डिग्री सेल्सियस, याद आ रही है बातें? तो डेंसिटी ऊपर भी केजी पर मीटर क्यूब, नीचे भी केजी पर मीटर क्यूब, दोनों का क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। उसी तरीके से ये भी क्या है, एक रेशियो है, कैसा, सेम फिजिकल क्वांटिटी का, अमाउंट ऑफ हीट ऊपर भी, अमाउंट ऑफ हीट नीचे भी, बस है क्या, एक एब्जॉर्ब्ड है, एक क्या है, इंसिडेंट है। लेकिन है तो अमाउंट ऑफ हीट ही, दोनों का यूनिट क्या हो जाएगा, जूल, जूल से जूल कैंसिल होगा, इसका कोई यूनिट बचेगा नहीं। बात समझ में आ रहा है? तो हम लोग सीधे सीधे यहाँ पर बात करेंगे किस चीज का, कि जो एब्जॉर्प्टिव पावर है, इस एब्जॉर्प्टिव पावर का कोई यूनिट और डायमेंशन नहीं होता है। एब्जॉर्प्टिव पावर इज, एब्जॉर्प्टिव पावर इज यूनिटलेस एंड डायमेंशनलेस फिजिकल क्वांटिटी। कि जो एब्जॉर्प्टिव पावर है आपका, ये यूनिटलेस है और डायमेंशनलेस फिजिकल क्वांटिटी है। एब्जॉर्प्टिव पावर भी किन किन बातों पर डिपेंड करेगा, तो एब्जॉर्प्टिव पावर भी डिपेंड करेगा दो चीजों पे। किन चीजों पे, दो चीजों पे। पहला, नेचर ऑफ मटेरियल पे, कोई मटेरियल अधिक हीट एब्जॉर्ब करता है, कोई कम। तो अगर एक ब्लैक सीट रखें, एक व्हाइट सीट रखें, ब्लैक सीट पे जितनी लाइट आएगी अधिकतर को क्या करेगा, एब्जॉर्ब करेगा, मतलब उसकी एब्जॉर्प्टिव पावर क्या होगी, अधिक। अगर व्हाइट सीट है, अधिकतर को क्या करेगा, रिफ्लेक्ट करेगा, मतलब एब्जॉर्ब क्या करेगा, कम। एब्जॉर्ब कम करेगा, इसका मतलब उसका एब्जॉर्प्टिव पावर क्या होगा, कम होगा। और दूसरी चीज क्या, कि एक पार्टिकुलर वेवलेंथ पे भी, अब मैं ये कलर पहना हुआ हूँ, इस पे लाइट रे जो इंसिडेंट हो रही है वो व्हाइट लाइट इंसिडेंट हो रही है, लेकिन आपको ये दिख कैसी रही है, व्हाइट कलर की, क्या, इस पार्टिकुलर कलर की। मतलब ये बाकी लाइट को क्या कर रहा है, एब्जॉर्ब कर रहा है, और इस पार्टिकुलर वेवलेंथ को क्या कर रहा है, इमिट कर रहा है। बातें समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? तो दो चीजों पर ये डिपेंड करेगी, क्या, एब्जॉर्प्टिव पावर। एब्जॉर्प्टिव पावर दो चीजों पर डिपेंड करेगी। इट डिपेंड्स ऑन, इट डिपेंड्स ऑन किस चीज पे, तो नेचर ऑफ मटेरियल पे, कि कैसे मटेरियल का बना हुआ है, एंड द वेवलेंथ, किस पे, कि वेवलेंथ पे। जैसे हर पार्टिकुलर कलर का एक अपना अपना एब्जॉर्प्टिव पावर और एक पार्टिकुलर इमिटिव पावर होता है। बात समझ में आ रही है कि नहीं? अब जरा सा देखना कि वो रेड कलर का है, तो इस पे आ रही है सारी लाइट, लेकिन बाकी को ये क्या कर रहा है, एब्जॉर्ब कर रहा है। रेड कलर को क्या कर रहा है, इमिट कर रहा है। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? तो इसकी एब्जॉर्प्टिव पावर अलग होगी। कोई ब्लैक कलर का चीज होगा, आएगा सारा कलर, अधिकतर को ये क्या करेगा, एब्जॉर्ब कर लेगा। इमिशन निग्लिजिबल होगा, तो ऐसे बॉडी को हम लोग क्या बोलेंगे, कि ये हाइयर एब्जॉर्प्टिव पावर वाला बॉडी है। तो कहीं ना कहीं एब्जॉर्प्शन जो है सो वेवलेंथ पर भी डिपेंड करता है। कहिएगा कैसे? तो इस पर अगर व्हाइट लाइट आ रही है तो अधिक को एब्जॉर्ब कर रहा है, और क्या कर रहा है, कम को ये रिफ्लेक्ट कर रहा है। लेकिन जरा सा सोचो कि अगर इस चेयर पर केवल रेड कलर ही इंसिडेंट होता, एक पार्टिकुलर वेवलेंथ ही इंसिडेंट होता, तो अब ये एब्जॉर्ब नहीं के बराबर में करता, अधिक से अधिक लाइट को ये क्या कर देता, रिफ्लेक्ट कर देता। मतलब इसकी एब्जॉर्प्टिव पावर घट गई। जब वेवलेंथ हम डाले, सारा वेवलेंथ, एक व्हाइट लाइट डाले इस पे, तो रिफ्लेक्शन केवल रेड की हुई। केवल रेड डालेंगे तो भी रिफ्लेक्शन किसकी होगी, केवल रेड की। तो व्हाइट के कंडीशन में क्या हुआ, कि कॉम्बिनेशन को इसने एब्जॉर्ब कर लिया, केवल रेड को रिफ्लेक्ट किया। और रेड डाले तो रेड डाले, और अधिकतर को इसने क्या किया, इमिट कर दिया। मतलब लाइट की वेवलेंथ बदली तो एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी भी क्या हो गई, बदल गई। बातें समझ में आया कि नहीं आया? अब मान लो
ये दो तरह का बॉडी है हमारे पास, दो तरह का बॉडी है। एक बॉडी है जो परफेक्टली रिफ्लेक्टर है, आइडियल रिफ्लेक्टर है, 100% लाइट को क्या कर देता है, रिफ्लेक्ट। ऐसा प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं होता, लेकिन मान लेते हैं। और एक बॉडी ऐसा है जिस पर लाइट पड़ा और वो 100% लाइट को क्या किया, एब्जॉर्ब कर लिया। मतलब एक आइडियल रिफ्लेक्टर है, एक क्या है, आइडियल एब्जॉर्बर है। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? तो आप देखिएगा कि अगर हम लोग बात करेंगे किसके लिए, अगर हम लोग बात करेंगे किसके लिए, आइडियल एब्जॉर्बर के लिए, आइडियल एब्जॉर्बर के लिए, तो आइडियल एब्जॉर्बर का मतलब क्या कि इस पर जितना भी हीट इंसिडेंट हुआ, टोटल को इसने क्या किया, टोटल को इसने क्या किया, एब्जॉर्ब कर लिया। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? मतलब इस कंडीशन में जो हीट इंसिडेंट होगा, जो हीट इंसिडेंट होगा वो किसके बराबर में होगा, हीट हीट एब्जॉर्ब्ड के बराबर में होगा। क्यों कि इसने जितना भी हीट मैंने इस पर डाला उस सारे के सारे को क्या किया, एब्जॉर्ब कर गया। अब इसका A इक्वल टू देखो, A इक्वल टू हम लोग क्या जानते हैं, A इक्वल टू हम लोग जानते हैं क्या, हीट एब्जॉर्ब्ड और बाय क्या, हीट इंसिडेंट। अब देखिए कि दोनों का दोनों चीज जो है सो बराबर है, ऊपर जितना नीचे उतना ही। तो दोनों क्वांटिटी एब्जॉर्प्शन भी बराबर और इंसिडेंट भी बराबर। इसका मतलब ए का वैल्यू इस केस में कितना आ जाएगा, दोनों इक्वल इक्वल है, जितना लाइट आया इस पे पूरा का पूरा को इसने क्या किया, एब्जॉर्ब कर लिया। तो इस केस में क्या होगा कि जो आपको ए का वैल्यू आएगा, एब्जॉर्प्शन पावर आएगा, वो कितना आएगा, 1 आएगा। लेकिन इसी को एक दूसरा केस हम लोग जरा सा देखें कि अगर अगर जो है तो ये चीजें आइडियल एब्जॉर्बर नहीं है, आइडियल रिफ्लेक्टर है। अगर दूसरा चीज देखें क्या कि ये बॉडी जो है ये कैसा है, आइडियल रिफ्लेक्टर है। तो आइडियल रिफ्लेक्टर का मतलब क्या कि आइडियल रिफ्लेक्टर का मतलब क्या हुआ कि जितना हीट इंसिडेंट किया, जितना हीट इंसिडेंट किया उतना ही हीट क्या कर गया, उतना ही हीट क्या कर गया, रिफ्लेक्ट कर गया। इसका मतलब यहां से ये मिला कि जो हीट एब्जॉर्ब्ड होगा ये किसी भी हीट को एब्जॉर्ब्ड नहीं किया। जितना हीट आया टोटल के टोटल को क्या कर दिया, रिफ्लेक्ट। इसका मतलब इसने किसी भी हीट को एब्जॉर्ब्ड नहीं किया। और फिर से अगर हम लोग आएंगे, फिर से अगर हम लोग आएंगे क्या, एब्जॉर्प्शन पावर पे, तो एब्जॉर्प्शन पावर पे अगर आएंगे भाई, तो एब्जॉर्प्शन पावर में हम लोग क्या लिखेंगे, हीट एब्जॉर्ब जो कि है कितना, अपॉन हीट इंसिडेंट कुछ ना कुछ होगा, अपॉन हीट इंसिडेंट कुछ ना कुछ होगा, और हीट इंसिडेंट कुछ ना कुछ होगा, तो ए का वैल्यू कितना आएगा। अब दुनिया में जितना भी बॉडी एग्जिस्ट कर रहा है, तो अगर बहुत बढ़िया रिफ्लेक्टर होगा तो आइडियल रिफ्लेक्टर होगा, 100% को रिफ्लेक्ट कर देगा। अगर बहुत बड़ा ऑब्जर्वर होगा तो 100% को क्या करेगा, एब्जॉर्ब कर लेगा। बाकी का कोई भी बॉडी होगा तो इस दोनों के बीच का ही होगा, कुछ को एब्जॉर्ब करेगा कुछ को रिफ्लेक्ट करेगा। इसका मतलब सीधा सीधा ये निकल के आता है कि एब्जॉर्प्शन पावर का वैल्यू 0 से लेकर के कहाँ तक होगा, 1 तक। अगर आइडियल रिफ्लेक्टर है तो एब्जॉर्प्शन पावर 0, और अगर आइडियल एब्जॉर्बर है तो रिफ्लेक्ट, तो इसका एब्जॉर्प्शन पावर कितना, 1। बाकी सारे कंडीशन में कहाँ से कहाँ तक, 0 से 1 के बीच में। बातें समझ में आ रही है? तो हम लोग यहाँ पर बात करेंगे किस चीज का, हम लोग यहाँ पर बात करेंगे क्या कि द वैल्यू ऑफ एब्जॉर्प्शन पावर, द वैल्यू ऑफ एब्जॉर्प्शन, द वैल्यू ऑफ एब्जॉर्प्शन पावर जो होगा, ये एब्जॉर्प्शन पावर ऑलवेज ऑलवेज लाइज बिटवीन, ऑलवेज लाइज बिटवीन 0 एंड कहाँ, 1। मतलब 0 से हमेशा बड़ा या बराबर और 1 के बीच में ही एब्जॉर्प्शन पावर लाई करेगा। A इक्वल टू 0, एब्जॉर्प्शन पावर 0 का मतलब ये किसी भी हीट को एब्जॉर्ब नहीं कर रहा है, पूरा के पूरा हीट को क्या कर दे रहा है, रिफ्लेक्ट। तो एब्जॉर्प्शन पावर 0 आया, इसका मतलब ये कैसा बॉडी है, ये आइडियल ये बॉडी कैसा है, आइडियल रिफ्लेक्टर है। और अगर एब्जॉर्प्शन पावर का वैल्यू 1 आ गया, इसका मतलब ये बॉडी कैसा है, आइडियल एब्जॉर्बर है। बातें समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? बातें इतनी समझ में आई। अब देखिए कि आपको मैं बोल रहा था कि जनरली बात करते हैं एब्जॉर्प्शन पावर का, ये अच्छी बात है।
पार्टिकुलर वेवलेंथ पे भी तो एब्जॉर्प्शन पावर होगा। अब मैं क्या करूं, इस पे ब्लैक कलर डालूं, क्या ये चेयर ब्लैक दिखना शुरू हो जाएगा? सारा का सारा हीट को क्या करेगा, एब्जॉर्ब कर लेगा। दिखेगा तो रेड ही। एक रे में डालूं, कैसा दिखेगा, रेड ही दिखेगा। इस पे रेड कलर डालूं, फिर भी कैसा दिखेगा, रेड दिखेगा। इसका मतलब क्या कि ब्लैक कलर डाला गया, एब्जॉर्ब कर लिया। रेड कलर डाला गया तो रिफ्लेक्ट कर गया। बॉडी वही है, सरफेस वही है, तो इस सरफेस का रिफ्लेक्टिंग पावर हर पार्टिकुलर वेवलेंथ पे डिफरेंट डिफरेंट है। बात समझ में आ रही है कि नहीं? इस पे अगर मैं व्हाइट कलर डालूं तो क्या होगा, अधिकतर हीट को ये क्या करेगा, एब्जॉर्ब कर लेगा, कम को रिफ्लेक्ट करेगा केवल रेड को। और रेड कलर डालूं तो भी किसको रिफ्लेक्ट करेगा, रेड को। तो जब मैं इस पे व्हाइट कलर डाल रहा था तो इस बॉडी का एब्जॉर्प्शन पावर अधिक था, अधिक हीट को ये एब्जॉर्ब कर रहा था, केवल रेड को रिफ्लेक्ट कर रहा था। अब जब मैं इस पे रेड डाल रहा हूं तो ये एब्जॉर्ब बहुत कम को कर रहा है, रेड डाल रहा हूँ, रेड को क्या कर दे रहा है, रिफ्लेक्ट। मतलब मैं लाइट का वेवलेंथ बदल रहा हूँ तो सेम बॉडी का एब्जॉर्प्शन पावर भी क्या हो रहा है, बदल रहा है। और जब हम लोग किसी पार्टिकुलर वेवलेंथ पर बात करते हैं तो उसमें हम लोग एक वर्ड लगाते हैं, क्या, स्पेक्ट्रल एब्जॉर्प्शन पावर। बात समझ में आ रही है? तो इसी के लिए एक टर्म आएगा क्या, इसी के लिए एक टर्म आएगा क्या, इसी के लिए एक टर्म आएगा क्या, स्पेक्ट्रल एब्जॉर्प्शन पावर। स्पेक्ट्रल एब्जॉर्प्शन पावर। और इस स्पेक्ट्रल एब्जॉर्प्शन पावर को हम लोग लिखेंगे क्या, हम लोग एब्जॉर्प्शन पावर को ए लिखते थे और पार्टिकुलर वेवलेंथ के लिए क्या लगा देंगे, ए लैम्डा। और ए लैम्डा को इसको हम लोग डिफाइन कैसे करेंगे कि एब्जॉर्प्शन पावर एट अ पार्टिकुलर वेवलेंथ, ठीक ना। एब्जॉर्प्शन पावर, एब्जॉर्प्शन पावर एट अ पार्टिकुलर वेवलेंथ, कि किसी भी पार्टिकुलर वेवलेंथ का बात करेंगे अगर, तो पार्टिकुलर वेवलेंथ पे जो है सो जो एब्जॉर्प्शन पावर होगा इज नोन एज क्या, इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, इज नोन एज क्या, तो स्पेक्ट्रल, स्पेक्ट्रल एब्जॉर्प्शन पावर। इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, स्पेक्ट्रल एब्जॉर्प्शन पावर बोलेंगे। कब, जब एक पार्टिकुलर वेवलेंथ पे हम लोग बात करेंगे तब। इतनी बातें मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गई होगी। आइडियल रिफ्लेक्टर की कहानी हम लोग बचपन से देखते आए हैं। ये हीट एब्जॉर्ब ही नहीं करेगा, कोई कहानी बनेगी ही नहीं, क्योंकि हम लोग चैप्टर कैसा पढ़ रहे हैं, हीट। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? जब हीट एब्जॉर्ब ही नहीं कर रहा है तो वो अपने काम का चीज नहीं है। लेकिन एक पार्टिकल ऐसा भी है जो सारा का सारा हीट एब्जॉर्ब कर रहा है, तो जो पार्टिकल हीट एब्जॉर्ब कर रहा है वहां से अपनी कहानी बनेगी। और जो पार्टिकल 100% हीट को एब्जॉर्ब कर जा रहा है उस पार्टिकल का नाम हम लोग देते हैं ब्लैक बॉडी, जिसमें हम लोग काउंट करते हैं किसको, सन को, स्टार को, ग्रेफाइट को, ठीक ना। इस सब का टेंडेंसी होता है। तो आइडियली कोई बॉडी ऐसा एग्जिस्ट नहीं करता है जो 100% लाइट को क्या करे, एब्जॉर्ब कर ले। लेकिन करीब करीब 100%, 99%, 98%, 97%, इनफैक्ट 95% को भी जिसने एब्जॉर्ब कर लिया उसे हम लोग क्या बोलेंगे, तो हम लोग क्या बोलेंगे, ब्लैक बॉडी बोलेंगे। अब जैसे देखिए सन, सन इतना हीट एनर्जी वहां से रेडिएट हो रहा है कि यहाँ से हम कोई हीट एनर्जी छोड़ेंगे तो उस तक पहुंचेगा क्या, पहुंचेगा, बहुत कम अमाउंट में पहुंचेगा, निग्लिजिबल। मतलब उसका एब्जॉर्प्शन पावर करीब करीब कितना स्टार के पास इतना रेडिएशन है, यहाँ से हम कोई रेडिएशन भेजेंगे पहुंचेगा क्या, करीब करीब कितना, निग्लिजिबल। मतलब स्टार सन इस सब पर जितना भी लाइट रे जाएगा सारा का सारा क्या होगा, हाई इफिशियंसी वाला होगा। उसका एब्जॉर्प्शन पावर करीब करीब कितने का होगा, 1 का होगा। वो 100% लाइट रेज को लगभग लगभग क्या करेगा, एब्जॉर्ब कर लेगा। और ऐसी स्थिति में हम लोग इसको क्या बोलते हैं, ब्लैक बॉडी बोलते हैं, ठीक है। तो ब्लैक बॉडी में क्या है, ब्लैक बॉडी, ब्लैक बॉडी का क्या फंक्शन है, इसके बाद किरचॉफ लॉ क्या है। किरचॉफ लॉ के बाद हम लोग देखेंगे कि हम लोग एस्टिमेट कर लेते हैं क्या, कि सन का टेम्परेचर ऑलमोस्ट इतना होगा, करीब करीब इतना होगा, उस स्टार का टेम्परेचर करीब करीब इतना होगा। तो हम लोग वहां जा करके थर्मामीटर लगाते होंगे और नापते होंगे, देखते होंगे कितना हुआ। ऐसे नापा जाता होगा नहीं, तो इसके लिए एक मेथड आपको बताएंगे कि कैसे नापना है। इन सब चीजों को हम लोग अगले दिन डिस्कस करेंगे। इसमें एक टर्म और देखिएगा कि एब्जॉर्प्शन पावर 0 से 1 के बीच में होगा तो फ्रैक्शन में लिखा होगा। कई बार आपको सवाल में एब्जॉर्प्शन पावर परसेंटेज में दे देगा, क्या कि अब पार्टिकल एब्जॉर्ब 40% ऑफ लाइट, तो 40% लाइट को एब्जॉर्ब कर रहा है कितना में से, 40 आउट ऑफ 100, मतलब एब्जॉर्प्शन पावर कितना होगा,
बात समझ में आ रहा है? तो आपको इसी चीज को अगर परसेंटेज में कई बार पूछ दे, तो परसेंटेज में अगर ये चीज पूछ दे, तो आपको परसेंटेज में पूछ दे तो आप सीधे लिखेंगे एब्जॉर्प्शन पावर परसेंटेज इक्वल टू जो होता है, ये क्या होता है, अमाउंट ऑफ हीट एब्जॉर्ब्ड, अमाउंट ऑफ हीट एब्जॉर्ब्ड बाय अमाउंट ऑफ हीट इंसिडेंट, ये फ्रैक्शन में मिलेगा। और मैथ्स में बचपन से पढ़ते आए हैं कि फ्रैक्शन को अगर परसेंटेज में बदलना है इंटू 100% कर दीजिए। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? तो कई बार आपको एब्जॉर्प्शन पावर क्वेश्चन वगैरह में कैसे लिख के दिया हुआ रहेगा, परसेंटेज में दिख के रहेगा। और परसेंटेज का मतलब कितना होता है, आउट ऑफ 100। तो 40% एब्जॉर्प्शन पावर का मतलब क्या, कि 40 आउट ऑफ 100। 50% का मतलब क्या, 50 आउट ऑफ 100। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? तो इस तरीके से आप इसको फ्रैक्शन से परसेंटेज में और परसेंटेज से फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर सकते हैं। बातें समझ में आई? अगले दिन से हम लोग कहानी शुरू करेंगे ब्लैक बॉडी की। आज थोड़ा मैंने लेट क्लास स्टार्ट किया और सवेरे छोड़ दिया, बाकी मैं